बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, वीकेंड पे आप तशरीफ़ लाए और इन लाइन विद द प्रीवियस प्रैक्टिस तो मोफा की तरफ से फ़ैसला हुआ कि मैं आपको ओवरऑल रन डाउन दूँ 20-25 का, वो साल ख़त्म हो रहा है 3-4 दिन में। तो वेलकम टू फॉरेन ऑफिस। मेरा ख्याल है एक अगर रेफरेंडम करा लिया जाए, उर्दू में बात करूँ या इंग्लिश में बात करूँ? ठीक है जी। मैंने सोचा हुआ है, ये सारा कुछ मेरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं बिल्कुल उर्दू में बात करूँगा जी। बहुत शुक्रिया, मुझे सिखा दे, मैं इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ जी। जी बहुत बेहतर जी, मैं इंशाल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपको पता है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके और उनके डेलीगेशन की विजिट थी। इसमें हमने मोफा की तरफ से रात एक क्या बातें हुई, जो नूर खान बेस के ऊपर जो मीटिंग हुई और जो डेलीगेशन लेवल की बात में और रिस्ट्रिक्टेड, तो उसके हवाले से हमने ऑफिशियल है प्रेसर दे दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। उन्होंने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब की माजी की जो विज़िट्स हैं उसमें उन्होंने वादा किया था कि मैं 20-25 में ऑफिशियल विज़िट के ऊपर, क्योंकि साथ उनकी प्राइवेट विज़िट भी है और वो यहाँ से रहीम यार खान गए हंटिंग के लिए। तो मीटिंग वेरी कॉर्डियल, बहुत एज यूजुअल। आपको पता है कि यूएई के काफ़ी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेटिव एक्शंस हैं माजी में भी, और वो अभी चल भी रहे हैं, क्योंकि जो आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से, या जो मैं आपको दोहराना नहीं चाहता, साल का एंड है, जो 2017 में जिस स्पेंडिंग के हवाले से फॉरेन एक्सचेंज की मेरी उस वक़्त स्टेक होल्डर से कुछ नाराज़गी हुई थी, वो दैट प्रूव्ड के आई वाज राइट, कि अगर वो उसके ऊपर अमल किया जाता तो पाकिस्तान ये बैगिंग बॉल लेके $12 बिलियन ना लेता, जो कि हमारी मजबूरी बनी कि उसके बगैर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था और आईएमएफ वाज नॉट विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो शुक्र है, तो उसमें यूएई भी शामिल है। मैं रिकग्नाइज करूँ कि सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया इस पूरे अरसे में, 4 बिलियन चाइना ने किया स्टेट टू स्टेट डिपॉजिट और 3 बिलियन यूएई ने किया। अच्छी बात यह है कि यूएई के साथ हम करंटली एंगेज्ड हैं। उनका 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, उस पे हमने उनको एंगेज किया हुआ है। दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। वो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। एक्सटेंसिव मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो कमेटी है इस हवाले से मेरे चेयरमैनशिप में, और फौजी फाउंडेशन जो है ग्रुप को लीड ले रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी और कुछ शेयर डिसइन्वेस्ट होंगे फौजी ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज़ के, और वो $1 बिलियन जो है वो हमारी नो लॉन्गर लाइबिलिटी होगी। दूसरी बात जो उनसे की हमारी कल की मीटिंग में, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर यानी ड्यू है रीपेमेंट रोल ओवर की, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली उनकी बात पे यानी कंडोर्स किया कि कोई हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली शायद उनका और हमारा यही सोच होगी कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक मेजर उसमें टेक थी। इत्तलात के हवाले से भी बात हुई और डायरेक्शन दी, चूँकि वो एक लिस्टेड कंपनी है जिसका पाकिस्तान के साथ ये ट्रांजैक्शन बड़ी देर से पेंडिंग है, और उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, हमारा अपना व्यू पॉइंट है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उस हवाले से भी बड़ी जल्दी प्रोग्रेस होगी। बाय द वे, मैं भी आने से पहले मुझे वो इत्तलात की तरफ से कॉल आई है कि कल के हवाले से मुझसे बात करना चाहते हैं, और मैंने उनको लेटर टाइम दिया है कि मैं आपसे बात करूँगा। तो इसी तरह जो हमारे
जो इंटरनेशनल जो हमारी स्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे प्रिंसिपल प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी की वजह से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला का करम है। आप सब ने भी उसमें बहुत एज मीडिया बड़ा रोल अदा किया है। और वन वी आई वॉक यू थ्रू के पूरे साल में क्या क्या हुआ है, तो आप भी उसको प्रोजेक्ट करते रहे हैं। और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत पजीराई दी है आलम जो है दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। तो इंशाअल्लाह इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे, क्योंकि आप ये याद करेंगे लास्ट ईयर जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ओथ ली थी, या इवन पीडीएम के हवाले, तो पाकिस्तान वाज नोन टू बी ए डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उनका कहना था कि यूएई के वो मुख्तलिफ हिस्सों में आपको मतलब साउथ एशिया पहले ले लेते हैं कि साउथ एशिया में क्या हमारा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, और ये शायद कुछ बड़ी पावर्स ने ये इसको बाय भी कर लिया हुआ था कि शायद ये ठीक है। वो टेस्ट हुआ है मेरे नज़दीक ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए। और फिर उन्होंने अगले 2 दिन जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान में हमला कर दिया। और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ ज़ख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से, और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था कि पुलवामा में पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, ब्लेम करके एक नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बना के फिर दुनिया के कैपिटल्स को ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और उस सारी आड़ में जब एक बना लिया एक किस्म का एटमोसफियर, तो आनन फानन अपने आइन में तब्दीली कर दी 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर हड़प करने की उसको अनाउंस किया। तो उसके डजन्स ऑफ उसकी रेजोल्यूशंस हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, और इंडिया ने खुद उसको माना हुआ था कि ये इस पे प्लेबिसाइड होना है और इसका फैसला होना है। तो ये इस दफ़ा ये एक उनकी एक मेलाफाइडी इंटेंशंस लगती है कि, और वो हम अभी आएंगे उस पर, इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी, क्योंकि ये 1.5-2 साल से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि क्लाइमेट चेंज आ गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई है। ट्रीटीज़ और ट्रीटीज़ दुनिया भर में उसको ऑनर किया जाता है, उसको बल अमल दरामद किया जाता है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत मीटिंग की, और उसमें जो फैसले हुए वो करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए, और उसके जो फैसले हुए
उनको ऑथराइज किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को पौने 8 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक थे, ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये जब नूर खान हुआ थे अराउंड इट वाज 2:30 2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचा ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से। तो मुझे इतला की कि ये हुआ। तो आई केम बैक टू द ऑफिस, क्योंकि वो हमारे जो 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते थे और रात ये 6 से 10 तो करीबन इधर ही हम रात को भी होते थे, 2-3 घंटे के लिए को वक्फा करते थे। तो उसमें अल्लाह के फजलो करम से फिर हमने तो ये कहा था इंटरनेशनली, क्योंकि मेरी ये कॉल तकरीबन 60 से ज़्यादा मेरी कॉल्स हुई 6 मई से पहले और 6 मई के बाद, यानी रिपीटेड कॉल्स भी थी 6 मई के बाद के देखें ये क्या कर रहे हैं। और हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे। और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया। वो सारी चीज़ें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। क्योंकि जब इन्होंने कहा ना 15 इंस्टॉलेशन हमला किया, तो मैंने P5 में से एक मुल्क को कहा, मैंने कहा दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, आई मीन इट कांट बी हिडन। अगर हम 15 हैं या 12 हैं या 20 जगह पे या एक में भी हमला किया है तो डिजिटल ट्रेसेस आर देयर अवेलेबल, सो यू टेल द वर्ल्ड। तो मुझे कॉल बैक उन्होंने किया 16-17 घंटे के बाद, राइट डिड नॉट अटैक एनीवेयर इन इंडिया। तो दिस वाज द फर्स्ट सीरियस सेटबैक ग्लोबली। ये सब आपस में बातें करते हैं जितने कैपिटल्स हैं दारुल खिलाफत दुनिया के। सेकंड F-16 दे टोल्ड लाई कि जी एक F-16 हमने उड़ाए और एक हमने गिरा लिया। तो उस पर भी रीच्ड आउट फॉरेन ऑफिस टू F-16 अथॉरिटीज कि भाई वो तो जहंगर से निकल रहा है जहां भी आपका, तो आपको पता होता है ये मूव कर रहा है, यू टेल द वर्ल्ड के कितने हमने उड़ाए हैं और कितना हमारे गिरे। तो उन्होंने भी 24 घंटे के बाद चेक करके कह दिया कि एक भी नहीं ना इंडिया के ऊपर उड़ा है, पाकिस्तान का ना गिरा है। तो मेरा ख्याल है उसने क्रेडिबिलिटी जो इंडिया की थी ना उसको रुइन कर दी। तो बहरहाल उनकी अपनी को पॉलिसी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। और जब हमने फिर अपना 10 मई की सुबह जो फैसला इंप्लीमेंट हुआ, करीबन 7:45 तक ख़त्म हो चुका था और हर एक जो भी हम एक्शन ले रहे थे टाइम गैप के साथ उसको पब्लिक कर रहे थे ग्लोबली, ताकि हमने कहा था कि हम जब हम करेंगे तो पब्लिक करेंगे, हम खुद बताएंगे हमने कहाँ क्या किया अपने अपनी अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। हम उसके अपनी जो सेल्फ डिफेंस में जो कुछ करेंगे। तो आपने देखा कि 8:17 के करीब आई रिसीव द कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो ऑफ यूएसए कि इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू विलिंग। मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू गो ऑन वॉर। तो ये उसका अंजाम हुआ। उसके बाद विद इन 45 मिनट्स ये सऊदीया के जो है प्रिंस फैसल फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने मुझे कॉल की, ब्रदर आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑथराइज्ड सेक्रेटरी रूबियो, एम आई परमिटेड टू टॉक टू इंडिया, एंड कर दिया था कि आई एम गोइंग टू नॉट कंफर्म एंड इट्स ओवर। प्रिंस फैसल ने कहा कि आई विल टॉक टू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई विल गेट बैक। उन्होंने आधे पौने घंटे में फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं भी कंफर्म कर दिया। तो अभी हम बड़ी ट्रांसपेरेंटली हमने सारा वो काम किया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत को इजाफा किया। लेकिन वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मंत्रा था और जो हेजमनी थी वो अल्लाह ने खाक में मिला दी। और वो अब अल्लाह के फजल करम से इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान एक जो आर्म फोर्सेस है, वो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान एक जो दिफा की कैपेसिटी है, वो अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी सॉलिड है। और हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑलवेज प्रमोट्स पीस। हमारी जो न्यूक्लियर की भी जो हुई थी, मैं उस वक्त पार्ट ऑफ दैट टीम था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। इसको फाइनल एनडीयू में ब्रीफिंग दी गई, उसको एनडीसी होता था और जनरल जहांगीर खान ने ब्रीफिंग दी और उसके बाद वो फैसला हुआ कि वी विल गो। मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया और कि जी विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर द डेटोनेशन टुक प्लेस। तो ये एक पूरी जिंदगी के
जो मामलात हैं, उसके बाद फिर अल्लाह के फजल करम से हमारा मिसाइल का जो तजर्बात हैं बड़े कामयाब हैं। हम सॉलिड फ्यूल पे 99 न्यूक्लियर डेटोनेशन अर्ली 99 में, उसमें भी मैं ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व हूँ, ज़ाती तौर पर विजिट किया और उस वक्त जनरल मुशर्रफ थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम को भी आगे लेके चले। इन दो चीज़ों ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर अल्लाह ताला के फजल करम से बना दिया हुआ है। तो अब जो हमने मेहनत करनी है वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, वो हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में दिन रात मेहनत हो रही है कि हमें इसको मुआशी कुव्वत भी बनाना है, क्योंकि जिस दिन आप मुआशी कुव्वत भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह यू विल लीड दी उम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आपके पास अल्लाह ने एटमी कुव्वत बनाया, आपको मिसाइली कुव्वत बनाया। व्हाट यू नीड इज़ नॉट टू बी मुआशी कुव्वत, और उसके लिए भी मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ दी हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने इसके ज़मीन में वो ख़जाने रखे हुए हैं, माइंस एंड मिनरल्स हों, गैस और हाइड्रोकार्बन्स हों, स्टोन्स हों, आपकी जो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपकी जो चीज़ जो आपको चाहिए वो इसमें है। और उसको अभी हमारी ये कोशिश ही होनी चाहिए इसको निकालें और हम पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएं। आपने देखा होगा कि एक जो कमेटी है ENP की, आप बहुत साथी रिपोर्ट भी करते हैं, उसने ऑलरेडी इस साल के अर्लियर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फैसला किया कि पाकिस्तान में जो ब्लॉक्स हैं ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन के लिए और ऑन शोर, उसको एडवर्टाइज किया ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं पाकिस्तान की कंपनीज ने और फॉरेन कंपनीज ने लिए हैं, एक्सप्लोरेशन शुरू हो चुकी है। तो ये दिस इज़ द फ्यूचर कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को जब हम इसको अब रिकॉर्डिंग आप देख लें उसमें कितना इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया, कई ममालिक उसमें, चाइना है, अमेरिका है, सारे ममालिक का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के कंपनीज के साथ मिलकर काम किया जाए। तो इंशाअल्लाह दिस विल टेक अस फॉरवर्ड। जहाँ तक मैंने अर्ज़ किया कि पहलगाम वगैरह जो आपने सारा कुछ देखा, उसमें हमारी जो मेन अपना एनालिसिस है कि जब तक, और हमने सबको बताया भी कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर की इशू हल नहीं होगी, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जहां मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं अपने लेवल पे, मैं भी कहता हूं उस वक्त तक इस खित्ते में परपेचुअल एंड परमानेंट अमन नहीं कायम हो सकेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। ये अब जो कुछ इंडिया कर रहा है, वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, वहाँ बहुत से एक्शन लिए जा रहे हैं, अपनी आइन को तब्दील कर दिया है, इसको हम पूरी तरह प्रोटेस्ट करते हैं। और इस सारे एपिसोड में ये जो एक एजेंडा है वो रिवाइव हुआ है। अब लोग कुछ काफ़ी हद तक इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको लो पार्टी में ले चुकी थी, और भूल का लफ्ज़ मैं नहीं कहता, लेकिन हम पाकिस्तान तो हमेशा इसको एक्टिव रखा है। लेकिन इस जो एपिसोड हुआ है सारे का सारा, और जब अल्लाह ताला ने फतह दी है, उससे मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इस इशू के ऊपर बड़ी दोबारा इसको हमने फ्लैग किया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी तरफ से, चूँकि अल्लाह ताला के फजल करम से हम मेंबर हैं, उसमें बाद में आऊँगा, तो उस पर भी UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर रिलेटेड एजेंडा के ऊपर बात की है कि वहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। और आई एम श्योर आपने UN एक्सपर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड OIC's इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, और वो अब डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक इशू है जिसको अल्टीमेटली कश्मीरी जो है अवाम, उनके प्लेबिसाइड से हल होना है, और ये कोई मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से उसका फैसला नहीं कर सकता। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब ये मामला हुआ 22 अप्रैल को, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शॉर्ट विजिट पे अनकरा में था, प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब के साथ हमें मीटिंग थी, और उसके बाद हमने 23 की सुबह वापस आ जाना था। तो हमें वहाँ पता चला ये वाक़या जब डिनर के बाद। तो 23 को आपने देखा कि जो इंडियन की कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी है, उसने वो बहुत ही
नामुनासिब किस्म के फैसले किए और अस्यूम कर लिया कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है। 4 डिप्लोमेटिक थे और एक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया था। तो हमने 4 का जवाब तुर्की पे तुर्की दिया, टिट फॉर टैट। यही मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा रात, उस रात मैंने कहा जी जो उन्होंने किया हम भी कल इसको रिपीट करेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वही फैसले किए अगले दिन 24 को। और साथ इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि हम जो उन्होंने ये किया था इसका भी कोई हिसाब चुकाना था, तो हमने एयर स्पेस जो है वो इंडियन ओन्ड, इंडियन मैनेज्ड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। तो इंडस वाटर ट्रीटी पे हम एक्टिवली बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को, OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स एंड मैंडेट होल्डर्स को, ये सब को हमने एक्टिवली अंगेज रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इनकी सब की जो रिपोर्ट्स हैं वो फेवरेबल है पाकिस्तान के जो स्टैंड है उसके, और जो कश्मीरी बहन भाइयों का हेल्ड, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे कहते हैं, उसके हवाले से। एक जो मेजर इस साल में मेरे नज़दीक एक मूड टूटा है वो बांग्लादेश का है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 11-12 साल पहले हिना रवानी खर साहिबा गई थी एक इनविटेशन देने, पर कोई इंगेजमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। तो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए उनको वो इनविटेशन देने गई थी, लेकिन मीटिंग्स वगैरह कोई नहीं हुई। मेरी जो 36 घंटे की विज़िट थी बांग्लादेश में, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी वेरी एंगेज्ड। उसमें उनके चीफ एग्जेक्टिव से लेके, उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके कई फेडरल जो उनकी काबीना है उसके मेंबर से लेके एडवाइजर्स वो कहते हैं उन्हें, उन सब से मीटिंग्स हुई। और सिर्फ वो वहाँ नहीं ख़त्म हो, मैंने जो जितनी उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त, एक खालिदा ज़िया साहिबा की है पार्टी PNP, एक जो दूसरी है आपको पता है कि वो जमात इस्लामी है हमेशा से वहाँ। ये तो 2 पुरानी पार्टीज़ हैं। जिन लोगों ने वहाँ कू किया है वो तालिब इल्म है, तो उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है, नेशनल सिटीज़न पार्टी NCP। तो इन तीनों के वफद मुझे हाई कमीशन में आके मिले, और इनके जो सेकंड लाइन थी, क्योंकि जमात इस्लामी के हेड जो थे उनकी सर्जरी हार्ट की हुई थी, 2 दिन पहले वो घर गए थे, और खालिदा ज़िया साहिबा इमोबाइल थी। अभी तो उनकी और हालत ख़राब हुई, अल्लाह उनको सेहत दे। तो वो मैं उन दोनों शख्सियात को मिलने गया, लेकिन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो थी, सेकंड टियर और स्टूडेंट्स की मेन लीडरशिप, वो मुझे मिलने के लिए हमारे पाकिस्तान कमीशन ढाका में तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ मैंने हाई कमिश्नर साहब ने वहाँ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ मसलन स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी से, सिविल सोसाइटी से, NGO से काफ़ी बड़ी एक गैदरिंग की, जिनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। इवन कल्चर से जो फिल्म स्टार्स, जो शबनम टाइप जो पर्सनैलिटीज़ हैं माजी की, वो सारे वहाँ इनवाइटेड थे और उनसे बड़ी अच्छी बात हुई। एक गुडविल का माहौल क्रिएट हुआ और बड़ी ही वार्म थी। यानी 36 घंटे में सिर्फ वहाँ रहा, क्योंकि मुझे जब मैंने ओरिजिनल प्रोग्राम ये तय किया था उस वक्त तो नहीं पता था कि जो ये सैटरडे संडे है। सैटरडे को मैं वहाँ पहुँचा और मैं संडे रात को करीबन 2 बजे के करीब फ़्लाइट ली कमर्शियल, जो मुझे जद्दा, क्योंकि मंडे को जद्दा में OIC की मीटिंग फिक्स हो गई थी और मुझे वो वहाँ पहुँचना था, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट थी ये गज़ा के हवाले से। तो मैं वहाँ से फिर 36 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी। और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको अंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग में भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट्स हुई। श्रीलंका और नेपाल के साथ भी हमारे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएं या मेरे लेवल का हो, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा हम ममालिक को कवर कर सकें
उनको मिलें, उनसे बायलैटरल करें। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल इवेंट होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का हो और हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल से या फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, मेरी भी कोशिश होती है और वो भी हेड्स ऑफ स्टेट को अपनी विज़िट के दौरान ज़रूर मिलते हैं। तो हमारा इनके साथ भी बहुत अच्छा यानी रेपो जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि बड़ी प्रोएक्टिव जो हमारी अप्रोच थी और ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी जो एक सोच होती है, वो इफ़ेक्टिव नैरेटिव प्रोजेक्शन उससे हुई है और प्रिंसिपल एंगेजमेंट के साथ हमारी अल्लाह ताला ने हमें पॉजिटिव यानी कामयाबियाँ दी हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। ये साउथ एशिया के हवाले से मैंने अर्ज़ किया। अब आप आ जाएँ वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के हवाले से। तो हमारे जो यूएस के साथ इस साल में जो है वो जो रिलेशनशिप हैं वो हमारे लाइफ में सिक्लिकल रिलेशनशिप रहे हैं, पीक एंड लोस। लेकिन इस साल दोबारा हम, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के टेन्योर में, वो समहाउ पाकिस्तान के साथ टोटली डिस्कनेक्ट था। और ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन जिसने जनवरी में अपना लिया था चार्ज, तो इनके साथ हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारी बायलैटरल के हवाले से, हमारे आपस में जो रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि वो बड़े कामयाबी से पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि जो हमारी काउंटर टेररिज्म की कॉपरेशन है आपस में, उसका भी जिक्र हुआ फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस इन मार्च दिस ईयर। और इसके साथ साथ जो हमारे यानी जो हमें अल्लाह ताला ने फ़तह दी थी, वो बिल्कुल ये हम मानते हैं कि यूएस का बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। कई ममालिक ने कंटिन्यूसली हमसे रब्ता रखा, मेरे साथ मेरे काउंटर पार्ट्स ने रब्ता रखा। सऊदीया था, यूएई था, कतर था, टर्की था, मलेशिया था, यूके था, यूएस था। आपने देखा कि उस दौरान ईरान था, तो इन्होंने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में विज़िट भी किया वो उसके इर्द गिर्द। तो ये जो एक जो मोमेंटम बना, उससे मैं समझता हूँ कि वन हैज़ टू अप्रिशिएट इन तमाम ममालिक को जिनका मैंने नाम लिया कि उनकी फ्रेंडली एंड ब्रदरली जो रीच आउट थी हमें। और आई एम श्योर कि वो इंडिया को भी रीच आउट कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और कहीं फ्लैश पॉइंट पर ना मामला पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ, और लेकिन यूएस ने वो एक बड़ा उस वक़्त रोल अदा किया। और मैंने बताया कि जो सीज़ फायर हुई है, फाइनल जो मुझे कॉल आई और प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर अपना फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने भी कॉल की मुझे कॉल करने से पहले, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतला की। तो वो उनका जो प्रोएक्टिव रोल था उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसीलिए हमने 11 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबल पीस प्राइज़ 2026 के लिए नॉमिनेट किया। और उसकी डेट कुछ कन्फ्यूजन था मीडिया में। 11 जून को मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑथराइजेशन से वो लेटर मैंने साइन किया था और मैंने भिजवाया था। और आपके मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्पोक्स पर्सन, आपकी फतह की ढोल पीटने वाले शायद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। को 60 दफ़ा तो दुनिया को गिनवा चुके हैं कि पाकिस्तान और जो है उसने 7 उनके इंडिया के फाइटर गिरा दिए। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं कि इज़ ए ग्रेट लीडर। फिर वो फील्ड मार्शल साहब सईद आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ यूएस के साथ दोबारा हमारे रिलेशन जो हैं वो शुरू हुए हैं। आपको पता है कि यूएन जो जनरल असम्बली का इजलास था, उसके साइड लाइन पे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे अपना फील्ड मार्शल साहब के साथ। बायलैटरल मीटिंग भी उन्होंने की वाशिंगटन में, वाइट हाउस में। और फील्ड मार्शल साहब की अपनी भी एक मीटिंग वो 25 सितंबर को हुई थी, और फील्ड मार्शल साहब की अपनी मीटिंग 18 जून को उनके साथ हुई थी। और इसी तरह मेरी जो मीटिंग थी वो, जब मैं उसमें बाद में आऊँगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत थी जुलाई के महीने में, मैंने 25 जुलाई को मेरी
बायलैटरल सेक्रेटरी रूबियो अपने काउंटर पार्ट से हुई थी, जिसमें हमने गाज़ा भी डिस्कस किया और चीज़ें भी डिस्कस की, दे ऑल पब्लिक रिकॉर्ड। तो हमारे जो, और फिर हमने ईरान के हवाले से भी अपनी, मेरी मीटिंग में भी हमने अपनी पूरी कोशिश की एक बरादर मुल्क होने के हवाले से कि जितना हम उसको यानी उनका मुकदमा पेश कर सकते हैं, उनको यानी उनको प्रमोट कर सकते हैं, वो हमने किया। और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कामयाब हमारा एक था। यूएस के साथ मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिस्कल ईयर 2025 है, जो 30 जून 2025 ख़त्म हुआ है, हमारी यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है, इट हैज़ रीच 13.28 बिलियन यूएस डॉलर्स, इस लार्जेस्ट नंबर 13.28 बिलियन यूएस डॉलर्स। और पाकिस्तान का सरप्लस है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि पाकिस्तान का जो सरप्लस है वो 6.86 बिलियन, यानी करीबन 7 बिलियन आउट ऑफ 13.25 बिलियन यूएस डॉलर्स पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस है। क्योंकि मोस्टली हमारा ओवरऑल तो आपको पता ही है कि बड़ा हैवी ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का, जिसको हम फिक्स करने के लिए तैयारी हो रही है कि उसको अगले 10-15 साल में बिल्कुल रेडिकेट किया जाए। लेकिन दैट्स अ मीडियम टर्म जॉब। ये यूएस के साथ हमारा बहुत ही अच्छा। इसी तरह यूएस के साथ हमारा जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग है वो बड़ा कामयाबी के साथ चला। और इस साल में उन्होंने बीएलए को, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेट किया एज फॉरेन एंटिटीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी इस साल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट है। इसी तरह हमने उनको टैरिफ के मामले में आपने देखा कि एक टैरिफ अपना प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक ग्लोबल करीबन बड़े से बड़े छोटे से छोटे मुल्क के साथ अपना ये मामला उठाया। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो टैरिफ था एक्सपोर्ट्स के ऊपर टू यूएस, वो जो उन्होंने 29% को फिर 19 पे किया, वो गालबन लोएस्ट है इन साउथ एशिया एज ऑफ नाउ। तो दैट इज़ अगेन अनदर वेरी पॉजिटिव, यानी हमारी उसमें यूएस के हवाले से। इसी तरह आपने देखा कि यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स वालों ने क्रिटिकल माइंस एंड मिनरल्स में एक एमओयू साइन किया $500 मिलियन इन्वेस्ट करने का। और जो नोवा मिनरल्स हैं उन्होंने भी $100 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का एमओयू साइन किया। तो यूएस के हवाले से ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको अर्ज़ की। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के हवाले से करीबन 4 साल से यूरोपियन यूनियन से हमारा कोई एक्टिव इंटरेक्शन नहीं था, और स्ट्रेटेजिक डायलॉग ड्यू था, वो भी नहीं हो रहा था। तो मुझे जो इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम है जो 4 साल पहले बना, उस पे मुझे इनवाइट किया गया। और मुझे फिर जो ईयू यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है मैडम किया क्लास, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप इंडो पैसिफिक के लिए आ रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी होल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन ब्रसल्स। तो मैंने फिर उसको एक्सेप्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान 4 साल के बाद ब्रसल्स पे हुआ। और उसमें जो हर सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसपी प्लस, हमारा मेन जो गोल है, ये जो हमारी जो आस्क या एक्सपेक्टेशन है यूरोपियन यूनियन से कि जीएसपी प्लस जो हमें मिला हुआ है, जिससे ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी फ़ायदा है, वो कंटिन्यू करें। 27 में ये इसका ड्यू है रिव्यू। उन्होंने अब ये जीएसपी प्लस जो है उसमें उन्होंने अपनी को पॉलिसी चेंज की हैं, और नए ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे जो इस वक्त जीएसपी प्लस होल्डर हैं। और हमने उनका 5th रिव्यू अभी हुआ था, शायद आपको इल्म होगा, ये इसी महीने वो वापस गए हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम कराची दे हैड ए लॉन्ग एजेंडा, हमेशा होता है जीएसपी प्लस का, कोई 100 के करीब उनकी पहले थी चीज़ों का जवाब था। चंद महीने पहले एक स्पेशल कमेटी है इंटर मिनिस्टेरियल जिसको मैं हेड करता हूँ, वो हमने उनके जवाबात दिए। उसके बाद सेकंड राउंड में 60 थे, उसके हमने जवाबात दिए। कई चीज़ें हमने, तो अल्लाह के फल से वी आर प्रोएक्टिवली एंगेज टू मेक श्योर, बाकी अल्लाह के हाथ में है
कि 2027 में पाकिस्तान का GSP प्लस जो है वो रिन्यू हो और इसको हम दोबारा करें। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बातें हुई वो माइग्रेशन के हवाले से थी, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज ऑल अंडर द सन वाज डिस्कस देयर in Brussels. The vice president and foreign minister had full team. मेरे साथ भी मेरे साथी जो रेलेवेंट थे वो ब्रसल्स में मौजूद थे। और इसी तरह मेरी उस विजिट में मैंने इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम का जिक्र किया। उसमें मैंने किया वहाँ 64 ममालिक ने अटेंड की वो अपना, और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन अवेलिंग दी अपॉर्चुनिटी मुझे नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मेरी फिक्स थी। वो मैं उनके हेडक्वार्टर्स गया, नेटो के हेडक्वार्टर्स में, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि हमें पॉलिटिकल जो है डायलॉग शुरू करना चाहिए और वर्किंग लेवल के ऊपर हम शुरू करते हैं, जिसको सेक्रेटरी जनरल जो कि आई थिंक ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, 10 साल रहे हैं वो, तो उन्होंने उसको बड़ा खुशी से कबूल किया। तो वर्किंग लेवल पे अब ये किक ऑफ हो जाएगा ये काम, क्योंकि हम आइसोलेट नहीं रह सकते किसी भी जगह से, और वहाँ भी हमारा प्रोएक्टिव होना विल बी यूजफुल फॉर द कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट के साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूरोपियन यूनियन का जो हमारा जो इंटरेक्शन है और जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोड पे लेके गए हैं इस पार्टनरशिप को US की और EU की, आई थिंक इंशाअल्लाह इन दी years to come it will be very useful इंशाअल्लाह फॉर पाकिस्तान। इससे ब्रसल्स से पहले 2 दिन आई वॉज इन मॉस्को, क्योंकि रशिया कैन नॉट बी लेफ्ट आउट। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट था शंघाई कॉरपोरेशन। जैसे आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स हैं, सिस्टम जहाँ जिन ममालिक में है, नॉर्मली हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा नुमाइंदगी करता है, और जैसे इंडिया है जयशंकर साहब थे, मैं था, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जैसे चाइना है, सेंट्रल एशियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। वो हेड्स ऑफ स्टेट समिट में फिर वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, और ये 2 ममालिक के ये इनके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्टिंक्शन। तो यही फैसला हुआ कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ। वहाँ प्रीमियर ली भी थे और वहाँ रशियन प्राइम मिनिस्टर भी थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर साहिबान मौजूद थे। तो वो 2 हिस्से होते हैं आजकल शंघाई कॉरपोरेशन के, एक होता है जो इस वक्त सिटिंग मेंबर्स हैं उनका, और एक होता है एक्सटेंडेड फॉर्मेट के होस्ट कंट्री स्पेशल कंट्रीज़ को जो कि शायद लाइन में हों, जो मेंबरशिप के लिए अभी नहीं मिली और लेना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो वो 5-7 कंट्रीज़, चाइना में होता तियानजिन में, वो भी यही हुआ था, वो हेड्स ऑफ स्टेट समिट था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, और ये जो था ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट था, तो इसमें मैंने नुमाइंदगी की। वो भी एक्सीलेंट इंटरेक्शन था। हमने चाइना की फ्रेंडशिप को उसमें एंडोर्स किया अपने स्टेटमेंट में, क्योंकि वी डोंट हैव टू शाय कि जी चाइना हमारा अगर अमेरिका से हमारा कोई ताल्लुक अच्छा है, इट्स स्टैंड अलोन पॉलिसी। हमारी किसी भी कंट्री की इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। हमें इनको कहते हैं, वो हम मानते हैं कि हमारा चाइना आयरन क्लैड फ्रेंड था, आयरन क्लैड ऑल वेदर फ्रेंड है और इंशाल्लाह रहेगा। हाँ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर रिलेशनशिप। तो हमने अगर US के साथ हमारा इम्प्रूव हुआ है, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ इम्प्रूव हो रहा है, अगर रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का इम्प्रूव, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। जहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ उनके इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, इंडो पैसिफिक में वो नहीं है जो मिनिस्टर फोरम है, हम उनके इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। वो अगर किसी जगह पे हमारा जो हमसाया मुल्क है उनके इंटरेस्ट को सैबोटाज करने की कोशिश करता है, उसको डिफेंडर होते हैं। उनको पता ही है कि जी पाकिस्तान जो है वो वाकई आयरन क्लैड ब्रदर का रोल अदा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा अच्छा हमारा यानी विजिट था जी। और इसके साथ अब हम मेरे ख्याल चलते हैं जी चाइना की तरफ। चाइना की बात हो रही है, तो चाइना में एज ए सेट के चाइना के जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो यानी आइडियल हैं और एग्जाम्पलरी हैं। दुनिया उसको समझती है कि वो अपना उसका कोई मैच नहीं है। वो कहते हैं कि
हिमालय से ऊंचे और डीपेस्ट ओशन से यानी डीप और स्वीटर देन हनी, वो सारे टर्म्स जो हैं वो आप सुनते हैं, तो वो वाकई उसी तरह ही है। आपने देखा कि इस दौरान जब इंडिया पाकिस्तान का ये मामला हुआ तो मैं जैसे बाकी कैपिटल्स के साथ एंगेज था, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मैं चाइनीज़ प्रीमियर जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ भी एंगेज था। और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह फतह हुई तो फिर मेरी उनके साथ एक मीटिंग तय हुई 19 मई को, और मैं 19 मई को वहाँ गया और हमने पूरा डिस्कस किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुबारक दी और मैंने भी उनको लाइटर नोट पे कहा कि हमने आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारी भी बहुत एड ऑन्स हैं, लेकिन वो जो राफेल के शेयर जो उस वक्त गिर गए थे $11, आपके शेयर $8 ऊपर हो गए हैं, तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड टू बी योर मार्केटिंग एजेंट्स। तो बड़े खुश हुए। तो फिर 20 मई को उन्होंने मेरे जाने से पहले कहा था कि अगर आप एग्री करें तो हम अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर को बुला लें, इनफॉर्मल ट्रायलैटरल कर लें, फॉर्मल ट्रायलैटरल काबुल में होनी थी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बुला लें, मैं हाज़िर हूँ। तो हमने फिर 20 मई को वो भी मीटिंग की तीनों ने। 19 मई को मेरी बायलैटरल थी वांगी साहब के साथ, 20 को मेरी वांगी साहब, मैं और मुत्तकी साहब थे। और इस तरह आपने देखा कि फरवरी 20-25 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे चाइना, सितंबर में वज़ीर आज़म साहब गए थे। और ये सारी जो मीटिंग्स मैंने गिनवाई हैं, इसके अलावा आपको याद होगा कि 28-29 मई को मैं हांगकांग गया था। उसमें 28 मई को जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन आयोमेड, ये इन्होंने चाइना ने, जैसे इन्होंने बैंक एक इस्टेब्लिश किया था AIIB, उसमें इट इज़ कोइंसिडेंस, उसमें मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा उसके सेटअप होने में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, और फिर मैंने साइन किए ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एज फाउंडर मेंबर पाकिस्तान की तरफ से ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चाइना ने अभी ये इनिशिएटिव नया लिया है, इस पर भी तकरीबन पिछले साल से काम हो रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसको पैरेलल उसके मुकाबले में इन्होंने इसको प्लान किया है। और ये मीडिएशन है, वहाँ आपकी लिटिगेशन होती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और यहाँ आपकी मीडिएशन है जो एशियन कल्चर है कि अफाम व तफहीम के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बैठ के उसको मसाइल को जहाँ भी जिनके पार्टीज का है उसको हल करने की कोशिश। तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। पाकिस्तान हैपन्स टू बी वन ऑफ द 29 कंट्रीज जिसने 28 मई को ये, वहाँ मिस्टर वांग ही थे क्योंकि हांगकांग इज़ नॉट पार्ट ऑफ चाइना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, और इसी तरह वहाँ जॉन ली जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हांगकांग के वो भी थे, क्योंकि कमर्शियल सेंटर दुनिया में बन जाए। अगेन विजडम, आई वुड से आई कॉम्प्लीमेंट देयर विजडम कि उन्होंने AIIB का तो बीजिंग में रखा, इसका आयोमेड का उन्होंने हांगकांग में इसका हेड ऑफिस रखा। और चूँकि हांगकांग हिस्टोरिकली दुनिया में अब कमर्शियल सेंटर गिना जाता है, माना जाता है, बड़े बड़े दुनिया के कॉन्ग्लोमरेट्स के वहाँ ऑफिसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन्होंने यहाँ रखा। तो उसमें हमारा वो जो बड़ा वो हुआ, लेकिन करीबन 80 कंट्रीज़ ने और इंस्टीट्यूशंस ने अटेंड किया वो 28th का फंक्शन। आई एम श्योर बाय नाउ द नंबर वुड हैव इंक्रीज्ड टू अ न्यू हाई। और अगेन अल्लाह ताला ने मुझे शर्फ दिया कि पाकिस्तान के बिहाफ पे आयोमेड की मेंबरशिप में मैं वो इनिशियल साइन करूँ वहाँ हांगकांग में। तो ये हम उसके मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़िट थी उसमें जो फेज़ 2 है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC का, वो उसमें इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है, इकनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, और वो एक नई शुरुआत हैं। उसके ऊपर यानी हमारी साइनिंग हुई और उसको परसू हो रहा है, आगे वो जा रहा है। इसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 1000 अपने एग्रीकल्चर जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट, उनको आला तालीम के लिए वहाँ ट्रेनिंग के लिए उनसे एक मुआहदा किया था। वो काफ़ी हद तक वो मेरे लोग जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो प्रोसेस इंशाअल्लाह पाया तकमील हो रहा है। इसी तरह चाइना के फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो पाकिस्तान आए, आपको याद होगा अगस्त में, और इसी साल वो आए और काफ़ी
देर के बाद उनकी विज़िट थी। उन्होंने 20 मई को ये तय किया था मेरे साथ कि जो फॉर्मल ट्राइलेटरल है वो काबुल में होगा, तो हम दोनों जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने फिर जब अगस्त में वो आए तो काबुल गए पहले, वहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट हाफ में बायलैटरल किया, फिर मैं आउट ऑफ कंट्री के विज़िट पे था, 9 बजे यहाँ आया, 11 बजे काबुल गया, और वहाँ फिर हमने ट्राइलेटरल किया आफ्टरनून में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। तो उसके बाद वो फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और आपको बाकी सारी तफसील आपके साथ उस वक़्त शेयर हो चुकी है। चाइना हमारा बहुत ही काबिल एतबार और बहुत ही ट्रस्टेड साथी है, और पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी पॉलिटिकल पार्टी ख़ुसूसन, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी उसी तरह उनको उतनी ही अहमियत देती है। सदर जरदारी साहब अपनी जब सदर थे पिछले टेन्योर में, तो बहुत दफ़ा उन्होंने विज़िट किया था चाइना। अभी भी वो कीन होते हैं कि चाइना ज़रूर विज़िट करें, और बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस अच्छे इतने दोस्त को आप कंटिन्यूसली एंगेज रखें तो वो ना सिर्फ उनके लिए बेहतर है, हमारे लिए भी वो बहुत बेहतर है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था वो ऑब्वियसली हमारी बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन उससे पहले हुई, और वो फॉरेन सेक्रेटरी पे लेवल पे होता है, बीपीसी जिसे कहते हैं। और इसी तरह आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन, काउंटर टेररिज्म एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑन मल्टीलैटरल अफेयर्स, ये हमारे इन एरियाज में वी आर कोऑपरेशन इवन डीपन एंड बोथ साइड्स मेट। हमारी तरफ से जो है अपना आर्म फोर्सेस की तरफ से नुमाइंदगी, और हमारी सिविल से हमारी सेक्रेटरी साहिबा, इनकी जो मीटिंग्स थी वो बड़ी प्रोडक्टिव, बड़ी यूज़फुल थी। अभी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन और पार्टनरशिप्स एंड रोबस्ट इंटरनेशनल आउटरीच की बात कर लेते हैं। ये चौथा पोर्शन हमने रखा हुआ है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमने जो परसू किया है रीजनल डिप्लोमेसी अपने हमसाया ममालिक के साथ, पार्टनर्स के साथ, थ्रू हाई लेवल विजिट्स, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन एंड इम्प्रूव्ड ट्रस्ट, ये एक्सपेंडेड ट्रेड एंड एनहांस कोलैबोरेशन ऑन शेयर्ड चैलेंजेस, आई थिंक ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पे ये हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अमल कर रही है। जो फॉरेन ऑफिस है इसमें प्रोएक्टिवली इंगेज है और इंगेज रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली डिप्लोमेसी जो है इसकी वो डोमेन और ज़िम्मेदारी है। इसी तरह हम देखते हैं सऊदी अरेबिया, आपने देखा कि इस साल में 17 सितंबर को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुश्किल तरीन वक्त में पिछले 3-4 साल में जो सऊदी अरेबिया और चाइना और यूएई ने जो किरदार अदा किया उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता, ख़ासकर फाइनेंशियल जो उन्होंने हैंड होल्डिंग की। तो एज़ मुस्लिम्स मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान जानो दिल से ये चाहता है कि खुदा ना खास्ता कभी ज़रा सा भी कोई चैलेंज हो हरमैन शरीफ है पे, तो हमारी जान भी हाजिर है। मुझे याद है 1979 में भी आई हैपन टू बी इन हरम शरीफ, बाय द वे बैतुल्लाह शरीफ के अंदर था मैं जब वो सारा वाक़या हुआ था। तो वो 1979 में भी पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस का कंटिजेंट था, इवेंचुअली जब वो विकेट हुआ और जो थे कल्पर्ट्स वगैरह उनको हैंडल किया, तो पाकिस्तान का उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो वो एक इनफॉर्मल जो फीलिंग थी और जो इनफॉर्मल अनरिटन जो हमारा एक हमेशा से ईमान भी है और अमल भी हुआ है, उसको फॉर्मलाइज किया गया। बहुत लोग इसमें कुछ बड़े परेशान थे, कुछ कंफ्यूज थे कि क्या क्या होने जा रहा है। तो इट हैज़ बीन फॉर्मलाइज, दिस एग्रीमेंट इज नॉट फॉर्मल एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने 17 सितंबर 2025 को साइन किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अदरवाइज जो प्रोग्रेस है, दोनों टीम्स आपस में एंगेज रहती हैं, परमानेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं, और उसमें वो डिफेंस कॉपरेशन के अलावा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, माइनिंग, टेक्नोलॉजी एंड आईटी के ऊपर हमारा आपस में काफ़ी मामला आगे चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि रिकॉर्डिंग में भी
शायद किसी स्टेज पे उनका इंटरेस्ट उन रिकॉर्डिंग की तरह हो, लेकिन वहाँ एक ब्लॉक नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक से ज़्यादा ब्लॉक है। तो सऊदी अरेबिया के बाद जो मैं अर्ज करूँगा टर्की के हवाले से, टर्की में भी हमारी जो है अनप्रेसिडेंटेड क्लोजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि हमारी कंसल्टेशन जो है वो बड़ी रेगुलर है टर्की के साथ, और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान साहब, उनके साथ हमारी जो इंटरेक्शन है, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, आपको याद होगा फरवरी में इस साल। अब अगला हाई लेवल स्ट्रेटजिक कॉपरेशन काउंसिल जो है दोनों हेड्स के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो अगले साल फिर ड्यू है 2026 में इन टर्की। और उसके लिए जो जॉइंट कमीशन बना था जब वो आए थे फरवरी में, वो जो हकान फिदान साहब फॉरेन मिनिस्टर और मेरा जॉइंट कमीशन बना था, जिसके नीचे तकरीबन 13 वर्किंग ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। तो उसके हम ऑफ एंड ऑन उनकी जो है प्रोग्रेस वो लेते रहते हैं। और जब प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए थे 24 MOU साइन हुए थे। टर्की का हमारा जो ब्रदरहुड और जो दोस्ती और भाईचारा है वो बहुत ही डीप है। मैं समझता हूँ कि वो भी इसको बहुत ऑनर करते हैं, इसको वैल्यू करते हैं। आज तक वो जब वहाँ रेवोल्यूशन आया था और जो इस हमारे बहन भाइयों ने जो डोनेशन जो किया था, आज तक वो अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि ये हमारा एक भाई मुल्क है। वो रेयर जो मैं समझता हूँ कि बड़ी एग्जाम्पलरी जो फीलिंग वाला एक मुल्क है आपके लिए, वो मुल्क हैं कुछ, वो तुर्की उसमें शामिल है। बाकी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गल्फ़, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और मुख्तलिफ मल्टीलैटरल जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ, वो UN हो, OIC हो, शंघाई कॉरपोरेशन हो, ECO हो, तमाम के साथ D8 हो, हमारी एक्टिव जो है एंगेजमेंट्स थ्रू आउट द ईयर रही हैं। जब भी कोई जो मामला आया है हमने उस पर अपना भरपूर किरदार अदा किया है और अपना हिस्सा डाला है। ईरान के साथ हमारा आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शंस बढ़ा है, और प्रेसिडेंट भी उनके आए। जब हम मल्टीलैटरल किसी फोरा पे बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी जो ईरान यूजली फिगर आउट उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होती है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की और उनके सदर साहब की, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मेरे साथ क्लोजली कांटेक्ट में हैं। और इसी तरह मैंने जैसे कहा कि ईरान के ऊपर जो 13 जून को जो हुआ था उस पर हमने उसको कंडेम भी किया था, और उसके साथ साथ हमने जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनके बिहाफ पे कर सकते हैं वो भी की थी। और मैंने थोड़ा सा आपको इशारा किया था कि जुलाई में जो मेरी मीटिंग सेक्रेटरी रूबियो से हुई थी इस साल, उसमें भी मैंने ये सब्जेक्ट टेकअप किया था डेलीगेशन लेवल टॉक्स में। तो उनके साथ मैं समझता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह बहरीन, इराक़, कुवैत, ओमान, कतर है, वो भी हमारे, आपने देखा कि अभी प्राइम मिनिस्टर बहरीन गए थे 1 महीना पहले, और उन्होंने जिस खुलूस के साथ और जिस खुशी के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, उनके डेलीगेशन का इस्तकबाल किया, उनसे एंगेज हुए, वो भी एक अपनी खुद मिसाल है। और हमारा जो डायस्पोरा था पाकिस्तान, 1 दिन की विज़िट थी, और वो इतना खुशी से यानी फूले कहते हैं, फूले से मारा था नहीं जी, हाँ जी, वो यानी वो दे वर एक्साइटेड एंड दे वर वेरी हैप्पी। जिस तरह उन्होंने देखा कि कभी पाकिस्तान के किसी विजिटिंग डिग्नेटरी की जो इस तरह खुशी हो रही है, उसकी इस्तकबाल किया जा रहा है, पूरे मुल्क में, शहर में झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान के, और उसको जिस तरह उनके क्राउन प्रिंस जो कि वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने रिसीव किया, फिर किंग के साथ मीटिंग्स हुई, फिर उनके बिजनेस कम्युनिटी, तो वो एक अपना ही एक यूनिक था जी मामला। इसी तरह फ़लस्तीन हमारा हमेशा से जो है कई दहाइयों से जब से इशू है, हम इससे डेडिकेटेडली इसके साथ अटैच हैं। हमारा डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन विद इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए पैलेस्टीन की। 1967
प्री के जो बॉर्डर्स हैं वो हों, अल-कुद्स अल शरीफ इसका कैपिटल हो, दारुल खुलाफा हो। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया यूएन की जनरल असम्बली की साइड लाइन के ऊपर, और उसमें 8 ममालिक थे। इट इज़ नाउ कॉल्ड अरब इस्लामिक ग्रुप ऑफ 8। तो सऊदी अरेबिया था, जॉर्डन था, इजिप्ट था, यूएई था, कतर था, ये 5 इस्लामिक मुल्क थे। और जो 5 अरब ममालिक थे, और जो इस्लामी ममालिक थे वो टर्की था, पाकिस्तान था, इंडोनेशिया था। तो इन 8 ममालिक ने फैसला किया यूएनजीए की साइड लाइन के ऊपर कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इंगेज किया जाए कि जिस तरह खून बह रहा है और 2 साल से ये हमारे मुसलमान बहन भाई शहीद हो रहे हैं, तो ये इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाए। वो मीटिंग जो थी वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक थी। उस मीटिंग में ये तमाम 8 ममालिक के मसलन किंग ऑफ जॉर्डन ख़ुद थे, आपके जो है कतर के अमीर ख़ुद थे, यूएई और फिर सऊदी अरेबिया की लीडरशिप थी, इंडोनेशिया के सदर थे, पाकिस्तान टर्की के सदर थे। तो उसमें ये बात हुई, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि गज़ा में जो इस वक्त मासूम लोग जाने ज़ाया हो रही हैं, खून बह रहा है, इसको रोका जाए। वहाँ जो एड को नहीं जाने दिया जाए, उसकी फ़्लो को जाने दिया जाए, और मज़ीद लोगों को एक्सपेल ना किया जाए, रिफ्यूजीज़ नहीं होने चाहिए, और जो जा चुके हैं उसको वापस आने के लिए इजाज़त हो, और वेस्ट बैंक को अनेक्स नहीं करना। ये मेजर 5-6 चीज़ें जो थी, ये की पॉइंट्स थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको वेलकम किया, उनकी अपनी टीम उनके साथ थी, स्टीव विटकॉफ साहब थे, उनके और साथी थे। तो उन्होंने कहा जी इस तरह करें कि ये उस असूल के तहत जिसे हम कहते हैं चैटम हाउस रूल, यानी ये आप मीटिंग जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और मेरी टीम, आप अगले 72 घंटे में कोई फार्मूला दें और हम फिर उस पर अमल करते, उसको देखते हैं। तो ये 8 ममालिक जो थे, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, और उसकी उस फोरम पे मैं नुमाइंदगी कर रहा था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, अपने मुल्क की तरफ से। तो ये अगले 72 घंटे में कई राउंड्स हमारे हुए, किसी की मीडिया में खबर नहीं हुई। हमने जगह ऐसी चूज़ की जो शक ही नहीं पड़ सकता, बिल्कुल यूएन के हेडक्वार्टर के सामने कतर की एम्बेसी है। अगर आप कहीं भी जाएं, 8 फॉरेन मिनिस्टर निकल रहे हैं, उसके अपनी प्रोटोकॉल जा रही है, एक जगह पे पहुंच रही है तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने जा रहा है। तो वो तो यू जस्ट वॉक अक्रॉस द रोड। तो हमने फैसला किया कि ये हमारा हम बना लेते हैं हेडक्वार्टर्स, और इधर हम सारी मीटिंगें करते हैं। इवन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमने व्हाट्सएप पे भी नहीं की, वो बाई हैंड हार्ड कॉपी जाती थी आती। तो उसके नतीजे में आपने देखा कि अल्टीमेटली 29 सितंबर को फिर एक यानी पीस के हवाले से और इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, और अल्टीमेटली वो जाके ख़त्म हुई शर्म शेख में, और उसमें पीस प्लान जो है वो अनाउंस किया गया। क्या वाकई 100% एजेंडा अचीव हो चुका है? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन कमी बेपनाह है उसमें। जो जितनी पर वीक शहादतें हो रही थी, वो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है, बहुत थोड़ी रह गई, क्योंकि अभी वायलेशन कर रहा है इजराइल, और हम उसको कंडेम भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि पीस प्लान हो गया तो हम अब बात नहीं करनी, हम कंडेम कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस, और दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम इस इशू के ऊपर 8 के 8 फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ऑफ एंड ऑन स्टेटमेंट देती हैं, जो कि फुल स्टॉप कॉमा भी एक ही होता है, टाइम भी एक वक्त में रिलीज होता है। 29 सितंबर को हमारी पहली स्टेटमेंट थी। अभी जो राफा खोला था 1 साइडेड, उसमें हमारी कंबाइंड स्टेटमेंट थी। उसके लिए हमने इस्तांबुल में एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें मैं पाकिस्तान की तरफ से एज फॉरेन मिनिस्टर गया, बाकी भी साथी आए कि जिसको अब ये कैसे आगे लेके जाना है। तो ये एक परमानेंट एफर्ट है, जो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम सब सुरखरू होंगे। लेकिन दिस इज द लीस्ट वन कैन डू फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर सफरिंग
इन गाजा एंड पैलेस्टीन। ये एफर्ट ख़त्म हुई या नहीं, ये क्या हर चीज़ अचीव होगी या नहीं? अगर आप पहली 29 सितंबर की यहाँ से जाने के बाद गूगल करके हमारी वेबसाइट पे पढ़ेंगे, ये एक ही स्टेटमेंट है 8 कंट्री की, और उसका आखिरी पैरा जरूर पढ़ लें। हमने अपना गोल उसमें बता दिया, हमने ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ये फ़लस्तीन के हवाले से ये 8 ममालिक का गोल है। तो वो उसको हम परसू भी करते हैं, आपस में जहाँ भी मिलते हैं बैठते हैं। स्पेशल मीटिंग में मैंने आपको बताया कि इस्तांबुल में हुई थी। इसी तरह हमारी जो सेंट्रल एशिया के साथ स्टेटमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, वो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब के साथ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिफेंस, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में हम सब के साथ काम कर रहे हैं। वो तो 2-2.5 साल से नहीं हुआ था। वो इस साल जुलाई में अफ़गानिस्तान के साथ एक रेलवे प्रोजेक्ट साइन हुआ, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान वाया खरलाची अफ़गानिस्तान के, वो बनेगा। उसकी फिजिबिलिटी जो है वो दोनों ममालिक ने काम शुरू कर दिया हुआ। तो ये जो है हमारी इनके साथ, तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन, हमारी जो इनके साथ हमारी जो बायलैटरल डायलॉग्स, एफर्ट्स फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना, वो बड़ा पॉजिटिव उसमें डेवलपमेंट हुई है इस पूरे साल में। और मैं समझता हूँ कि इस मोमेंटम को हमने आगे भी उसी तरह आगे लेके चलना। साउथ ईस्ट एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया, पहले मैंने किया। जो ARF है, इनकी आसियान रीजनल फोरम, जिसका पाकिस्तान मेंबर है, उसके बाद स्टेट विज़िट गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मलेशिया, और इसी तरह इंडोनेशिया के सदर अभी आया, आपने देखा अपने शेड्यूल के मुताबिक। और इनके साथ साथ हमारी डिप्लोमेटिक जो है वो राब्ते थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, लीडरशिप लेवल एक्सचेंजेस, हमारे अपना जो एनवॉयज़ है सबके, वो आपस में इंटरेक्शन, UN, ये हमारा एक परमानेंट हमारी एक जो है प्रोसेस जारी रहा पूरे साल में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें यानी इंक्रीज़ होगी, एनहांस होगी, ये वो आपको नज़र आ रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई है और हो रही है। इस मोमेंटो को भी हमने आगे लेके जाना है। ब्रीफली अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीलैटरल है, तो उसके हवाले से हमारी क्या पोजीशन है। जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ECO, जो कभी जब हम स्टूडेंट थे तो RCD होती थी, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, नाउ ये एक्सपैंड हो चुकी है, इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स काफ़ी हैं। तो इसकी जो है वो 2026-2027 ये किर्गिस्तान की बारी थी इसको चेयर लेने की। रिसेंटली मीटिंग हुई है जिसमें मैंने थ्रू वर्चुअल ज्वाइन किया, जूम के ज़रिए, और उन्होंने जब ये इंडिकेट किया, क्योंकि वो एक समिट कर रहे हैं, उनके पास प्रेसिडेंसी SCO समिट की भी, तो उन्होंने कहा जी कि हम अगली बारी ले लेंगे। तो मैंने फौरी, हमारी पाकिस्तान, मैंने फौरी जम किया कि हम फिर ये टर्म हम ले लेते हैं, और उसमें ये भी फैसला हो कि 2 साल की टर्म होगी अब। तो 2026-2027 ECO की चेयर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, और फॉरेन मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की ECO चेयर, और 2026 में, और जो ECO समिट है वो 2027 में जो होगा वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। सो 2026-2027 चेयर ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ECO पाकिस्तान के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसका चेयरमैन है। और 2027 में जो ECO समिट होगा वो दैट पाकिस्तान विल होस्ट इंशाअल्लाह। तो इसी तरह SCO को जो समिट जो है 2027 में, SCO समिट 2027 वो भी पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो 2027 में आप 2 जो है हेड्स ऑफ जो है स्टेट समिट जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी द होस्ट। इसी तरह SCO का भी और ECO का भी, पाकिस्तान होल्ड्स द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ECO की। अब हमारा, अब सेक्रेटरी जनरल आपको पता है कि जो हमारे होते थे
फॉरेन सेक्रेटरी साहब, वो आजकल इस वक्त इस हैं इसके थिंक टैंक के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार इस वक्त सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। 6 से ये इधर वैसे 2025 लिखा हुआ, मैं अपनी टीम को ज़रा बता रहा हूँ। 2026 से ये इंशाल्लाह ही विल assume दी सेक्रेटरी जनरल टेन्योर इन अंकारा। अगला है जी अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जारी हैं, और आपने देखा कि उसमें बिल्कुल जो डल मोमेंट था वो नहीं है, और उसमें टू वे बायलैटरल काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। UN and multilateral organization is something we should briefly discuss। जो मैंने आपको वो गज़ा वाला तो सारी शेयर कर लिया है, और उसमें हमने ये हमारा प्रपोजल था 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में, क्योंकि बात हुई कि वहाँ पीस कीपिंग के लिए फोर्स चाहिए हो, तो मैंने कहा जी UN पीस कीपिंग तो है, तो उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसमें कुछ ममालिक की रिजर्वेशन थी, उन्होंने कहा जी नहीं, इसकी इंडिपेंडेंट फोर्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। तो मैंने फिर ये अर्ज किया कि मैंने कहा फिर अगर ये भी करना है तो कम से कम 8 ममालिक उसका फैसला न करें, कर लें, but take it to the UN Security Council, have the seal of UN Security Council and the United Nations, ताकि it should be ownership of all the members of the world community who are members of the United Nations। तो यही हुआ फिर कि रिसेंटली रेजोल्यूशन आई, और वो ISI भी उसमें है, BOP भी है, बोर्ड ऑफ पीस विच इज सॉर्ट ऑफ ओवरसाइट बोर्ड। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो रेजोल्यूशन 2803 उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स भी की। हमारे एम्बेसडर साहब आसिम इफ्तिखार साहब उसमें काफ़ी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहे, और यहाँ से हम उनको अपने सजेशंस और प्रपोजल भेजते रहे। आपको पता ही है कि जुलाई में जो हमें मिली थी प्रेसिडेंसी, वो एक दफ़ा करीबन आपको 2 साल में हर मुल्क को मिल जाती है, तो बारी होती है। अदरवाइज तो जब मेंबर बने थे, आई मे रिमाइंड यू कि 2012 में वी इलेक्टेड बाय 1 वोट मेजॉरिटी, और वो जो कहते थे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान हो जाए, उस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फॉरेन ऑफिस की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह 182 वोट लिए अगेंस्ट 5। सो ये हमारी जो 2025-2026 एक साल अब ख़त्म होने वाला है, तो हमारी मेंबरशिप इज़ एक्चुअली हिस्टोरिक, और हमने भी इसमें अपना भरपूर रिफॉर्म हो उसके लिए अपना काम कर रहे हैं। UN के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में जो इम्प्रूवमेंट होनी उसके लिए काम कर रहे हैं, और जुलाई में हमें इसकी प्रेसिडेंसी मिली। जो हमें प्रेसिडेंसी मिली तो उसमें हमने 3 काम किए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो तौफीक दी कि मैं जाके ख़ुद UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को मैंने प्रेजाइड किया। जिस मुल्क को मिलती है वो एक स्पेशल थीम लेके आते हैं, और हमने रखा प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये हमारा जो था वो थीम थी, जिसकी हमने 22 जुलाई को वो हमारी मीटिंग हुई UN सिक्योरिटी काउंसिल की, मैंने उसको प्रेजाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कई सालों के बाद एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई इसी के एंड में, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ऑलमोस्ट 12 साल के बाद मेजॉरिटी से पास होती रही हैं, या वीटो रिजेक्ट होती रही हैं, या मेजॉरिटी से रिजेक्ट होती रही हैं। कंसेंसस से पास 12 साल के बाद आई वाज टोल्ड कि एक रेजोल्यूशन हुई है विच हैज़ बिकम क्वाइट फेमस नाउ, क्योंकि विद इन अ वीक थाईलैंड कंबोडिया की जब लड़ाई हुई थी, इसी रेजोल्यूशन के हिस्सों में से इसको कोट किया जा रहा था डिबेट जब हो रही थी। तो ये बड़ी मेहरबानी थी अल्लाह की। 23 को हमने पैलेस्टीन के ऊपर जो डिबेट UN सिक्योरिटी काउंसिल पीरियडिक करती है वो ड्यू थी,
और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं टाइम स्पेयर कर सकूँ तो मैं उसको चेयर करूँ, तो वो भी मैंने प्रेजाइड की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ऑन पैलेस्टीन 23 जुलाई। 24 को हमने रखा हुआ था कि मैं उसका बहुत प्रमोटर हूँ कि OIC इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बट द उम्मस द ओनली बॉडी, मल्टीलैटरल बॉडी, जिसके 57 ममालिक हैं। तो इसका हमने रखा था वहाँ इसको कैसे इसका बॉन्ड को स्ट्रेंथन किया जाए, द कॉपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, द OIC, ये हमने टॉपिक रखा था। और ये 24 जुलाई को ये वहाँ पर भरपूर अगेन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कंसेक्यूटिव दिन मैंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेजाइड किया, और उसमें प्रेसिडेंट जो मेरी स्टेटमेंट थी दैट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली। मेरा मतलब मेरा कुछ नहीं है, पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। मैं जब नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहा हूँ ना जी, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली, प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट, एंड पाकिस्तान की रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ऑनर थी पाकिस्तान के लिए। और हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन मेजर्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय पीसफुल मीन्स पे हम इसके प्रमोटर हैं, इस पे एक बिलीवर हैं और इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हमारी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इस टेन्योर की, इंशाल्लाह इट विल बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हिस्ट्री। आप मैं थक गए होंगे, मैं तो नहीं थकूंगा, तो मेरा मैं वाइंड अप करूंगा। पाकिस्तान नहीं, ये जरा फिट हो रहे हैं जी, ये भी एक तरीके एक्सरसाइज करने का। अगर वॉक नहीं करनी तो खड़े तो रहो रहा। वैसे भी जी 25-26 वाली गलती होती भी है कुछ। बस खत्म कर दीजिए, वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग। देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हम यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स फॉर 2026-27, ये हमारी एक और फेदर है इन द कैप ऑफ दिस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। इसी तरह वी वर इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2026-2028, ये भी विद a strong majority which is reflection of international confidence in Pakistan's contributions and consensus building role. So 2026-2028 के लिए UN Human Rights Council में इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान। 2026-2027 के लिए हम यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और हमें चेयर मिली है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, चेयरमैन हम इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म रिलेटेड सैंक्शंस कमेटी। ना ये ऑनर है जो पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से इस हुकूमत के टेन्योर में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला ने दी हैं, और हम अपना प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा कर रहे हैं अगेंस्ट मेजर्स अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। पहली दफ़ा नहीं कर रहे, 2014 में भी शुरू किया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, और उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज कहती थी कि कैन पाकिस्तान एवर टेक ऑन द टेररिस्ट इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। ये मैं कोट कर रहा हूँ सेनेटर कैरी को और वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त जो बाइडन को ऑन द साइड लाइन ऑफ यूएन मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो हमने किया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसको फाइनेंस किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ, और इस मुल्क में ज़रब-ए-अज़ब, फसाद एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन इन कराची ने मुल्क में अमल ला दिया और टेररिज्म को भगा दिया, और इस मुल्क से एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो भाग के हमसाया मुल्क में भाग गई, मुल्क के अंदर फैलने की कोशिश की, जो रद्दुल फसाद हमने किया सेकंड, और क्लीन अप किया। और पाकिस्तान का अगर आप डाटा देखें 2012 का और 2017-18 का, यू विल फाइंड कि इट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी 97% के करीब वो कम हो गया जो टेररिज्म थी। वी मेड और मिस्टेक, हमारी अपनी गलती हमने की। फिर आने वाले सालों में 18-22 में 4 सालों में हमने वो उनको कहा जी वो तो हमारे भाई हैं, पोरस बॉर्डर को हमने खोल दिया, हमने आंखें बंद कर ली, 35 से 40 हज़ार रिपोर्टेडली लोग वापस आ गए, हमने हार्ड एंड क्रिमिनल जो है वो अपना जेलों से फारग कर दिए, और वो अब उनके लीडर बन के वो उन्होंने इस बीमारी को, इस लानत को, इस यानी कैंसर को दोबारा जन्म दे दिया पाकिस्तान में।
this government has clear resolve to deal with it in the same fashion and same strength as was done in 2014 between 2014 and 2017 इंशाल्लाह। तो इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि इसके होते तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई आपका फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आपकी तरफ आएगा, कोई जो आपके दोस्त भी है वो भी घबराएंगे। तो आपने देखा कि चाइनीज उनके लोग मरे तो उनके बहुत उनकी वो तो सिक्योरिटी की बात आपने एक एक बंदे की करते जो होनी चाहिए, जो हम भी करते। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान का रिजॉल्व है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी पे मियां नवाज शरीफ साहब के नक्शे चल के ये जो फैसला है, और जिसमें स्ट्रेटेजिक होल्डर्स जो हैं हमारे स्टेक होल्डर्स और लेड बाय अपना फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, दे आर ऑल ऑन वन पेज कि इस लानत को हमने पाकिस्तान से रेडिकेट करना है इंशाल्लाह, गॉड विलिंग वो ये होगा। इसमें हमारी जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी है। और गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि चार चीज़ें, डायलॉग, डिप्लोमेसी to address all the issues. This is our policy of Pakistan and the foreign ministry. Upholding the principles of sovereignty, non-interference and international cooperation. छोटे से छोटा मुल्क भी उतना ही काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है जितना बड़े से बड़ा मुल्क है, तो उसमें कोई तफरीक नहीं है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, डिग्निटी, यू गिव डिग्निटी टू स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल कंट्री एंड द लार्जेस्ट द लार्ज कंट्री इक्वल। तो हमारी ये पॉलिसी है, हम उसी पे अमल करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं और इसी पे ऊपर। इसी तरह प्रमोटिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, उसके लिए मैंने आपको ये सारी जो तमीद बांधी है, जो तफसील दी है, वो मैं समझता हूँ कि इसको एंडोर्स करती है। और एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब अल्लाह ताला ने आपको एक एटमी कुव्वत बना दिया, मिसाइली कुव्वत बना दिया, ऑल यू नीड नाउ इज टू मुआशी कुव्वत, और उसके लिए दैट शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। जिस दिन इंशाल्लाह आप वो ले लेंगे, देन यू, एज ए सेड दैट मेरा ईमान है, यू लीड द उम्मा एंड यू विल लीड द वर्ल्ड इंशाल्लाह। तो ये हमारी बेसिकली एक्सक्यूज मी, हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी असूली होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, अलाइंड विद नेशनल प्रायोरिटीज एंड रिस्पॉन्स होनी चाहिए, और इसी तरह जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स होती है उसके मुताबिक होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग एट। आई थिंक मैंने कोई आपका बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच अंदराबी साहब। मेरा तो ख्याल से इस तो बाद तुम कहोगे तुम भी जाओ तो मैं भी जाऊँ। बहुत शुक्रिया जी, 20-25 की आखिरी समा खराशी का। Thank you, Ambassador Sahib Andrabi Sahib, for arranging all this, as we have the privilege of listening from His Excellency, the Deputy Prime Minister. Sir, I have two questions. Number one is, no doubt this year has been great in pursuit of foreign policy. लेकिन अगर दो इम्पोर्टेंट दोस्त ममालिक के सफीरों की तलबी की हद तक बात आ जाए, और वो भी नॉट बिकॉज the governments and governments they are at odds, but because of some internal strife, तो ये चैलेंज कितना बड़ा है? My second question is कि हम तो वैसे आदत है तलबी करने की, कौन से दोस्त वाले की बात कर रहे मैं यूके की बात कर हम बड़े को तलबी करते हैं। यहाँ जरा सी को गड़बड़ होती है तो फॉरेन ऑफिस प्रोएक्टिवली तलब करते हैं और उनको रियलाइज करवाते हैं। इनके साथ तो ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रिलेशन रहे। जी जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से थोड़ा कम इसमें बात आई। अफगानिस्तान के हवाले से सर कि पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का इफेक्टिव बॉर्डर कंट्रोल रहा, वो स्मगलिंग कम हुई, नार्को क्राइम नेक्सस टूटा, फिर उन्होंने भी सरहद के उस पार जो है वो मूवमेंट पे कंट्रोल किया, और आपके सामने 1000 स्कॉलर का फतवा भी आया, पूरी अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स किया। इट हैज बीन 79 डेज के ट्रेड बंद है, बॉर्डर बंद है, खुसूसन पक्तिया, कुल्लर, पक्तिका के गरीब अफगान भाई वो बड़े परेशान हैं। पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो अफगान भाइयों के लिए पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी रही है, ये बॉर्डर कब खोला जाएगा सर? थैंक यू सो मच। राजा साहब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट दो सवाल किए। देखिए, दोस्त ममालिक सड़कों पे, लेकिन कुछ असूलों
को भी सामने रखना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रखते हैं हम। जब उनके मुल्क में एक पाकिस्तान कौंसिल के सामने ये प्रोटेस्ट किया जाए, और प्रोटेस्ट की भी अपनी एक मुख्तलिफ अक़साम है, और वहाँ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? दैट वाज द प्रोवोकेशन एंड थ्रेट एंड आस्किंग गॉड फॉरबिड टू किल द फील्ड मार्शल। तो मैं समझता हूं कि ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो उस मुल्क की जिम्मेदारी है, वो अपना, ठीक है, वो बिल्कुल उनकी आज़ादी है, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तकरीर भी कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकली एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने खुद देखा वो सारी उधर जब पढ़ता था। तो ये नहीं है कि आप प्रवोक करना शुरू कर दें और इस तरह की यानी बेहुदा यानी तकरीर करें, तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोकें ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया, और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे, और ये हमने उनको डिमार्श किया है और ये हमने बिल्कुल ठीक किया। दूसरा, अफगानिस्तान के हवाले से राजा साहब, यू नो बेटर देन मैनी पीपल के मेरी कितनी एफर्ट्स हुई हैं अफगानिस्तान को करीब लाने के लिए। कई सालों के बाद 19 अप्रैल को आई स्पेंड होल डे इन अफगानिस्तान। मैं सुबह गया, शाम को आया, मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, अखुंद साहब के साथ मीटिंग की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जनाब हनफी साहब के साथ मीटिंग की, मुत्तकी साहब के साथ रिस्ट्रिक्टेड भी की, डायलॉग भी किया, सब कुछ किया। लेकिन मेरी क्या आस थी, और जो फैसले किए ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, रिफ्यूजीज के हवाले से, वो सारे मैंने वहाँ की सरजमीन पे खड़े होके विद इन एन आवर बिफोर लीविंग मैंने कौम जो अफगानिस्तान में सुनेंगे पाकिस्तान में भी सुनेंगे। और सिर्फ वहाँ काम नहीं खत्म हुआ, उसको एक एक को आके अमल दरामद करवाया। पाकिस्तान के बिहार में मैंने उनको क्या सबको रिक्वेस्ट की कि एक चीज़ चाहिए, आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। कोई और चीज़ ने उनसे मांगी। और उसका फ़ायदा ये ज़रूर हुआ मुल्क को कि जो 2 साल से बात चली थी रेलवे की, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था पीडीएम गवर्नमेंट में, उस वक्त ये फाइनलाइज हुआ प्रोजेक्ट, और इसके रूट एंड एवरीथिंग थ्रू खरलाची 627 किलोमीटर, वो लहतो लाल में था, और वो बस आए बाएं शाएं हो रही थी। और जो हमारी जो इतलात थी कि वो हरात के जरिए कहीं और जा रहा था पाकिस्तान आने की बजाय, भाई हमारा तो कनेक्टिविटी होगी तो पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा, बिकॉज देन वंस यू आर कनेक्टेड टू उज्बेकिस्तान, देन यू कनेक्टेड टू द होल सेंट्रल एशिया, एंड देन यू कनेक्टेड टू द एंटायर यूरोप एंड रशिया एंड चाइना। तो वो उस अप्रैल की विजिट का फायदा ये हुआ कि उन्होंने राजी हो गए कि जी अब हम साइन करते हैं। मुआहदा साइन नहीं कर रहे। उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के, मैं गया, मुत्तकी साहब थे, तीनों, मैं हनीफ वाजी साहब को लेके गया, तीनों जो ट्रांसपोर्ट या रेलवे मिनिस्टर थे उनको बैठा के मुआहदा साइन हुआ। फिर उसके बाद अगस्त में वांगी और मैं दोनों गए ट्रायलैटरल के लिए। ये सारी गुडविल तो एक तरफा नहीं चल सकती। अब मेरे जैसा बंदा भी थोड़ा स्टेप बैक किया है, वाई, क्योंकि मैं भी अपने फौजी बहन भाइयों के, ऑफिसर्स के और जवानों के जनाजे देखते मुझे भी तकलीफ उतनी होती है जितनी किसी और को होती। तो ये जो चीज़ें, ये उस वक्त एक ही आस थी, आप भी एक ही आस का। अब प्राचा साहब जो आपने जो अभी दिया वो बड़ा रिसेंट है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में अभी रिसेंटली उलमा का इकट्ठ हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की और फील्ड मार्शल साहब ने, सईद आसिम मुनीर साहब ने तकरीर की, ये उससे अगले 36 घंटे के अंदर ये हुआ, और उसमें 1000 उलमा थे, चीफ जस्टिस ऑफ अफगानिस्तान थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान थे और काबीना थी। मैं समझता हूँ ये एक खुशआइंद डेवलपमेंट हुई। ये पहली दफ़ा कि उन्होंने फतवा दिया कि हमारा जो सॉइल है वो किसी मुल्क, पाकिस्तान नाम नहीं लिया पर इंक्लूडेड है ना, किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी इस्तेमाल नहीं हो। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग। उस पर अमल करना देखने का, अमल भी होता है कि नहीं होता। अभी पिछले 48 घंटे में फिर उन्होंने, हकानी साहब ने गालिबन स्टेटमेंट दी है इन्हीं लाइनों के ऊपर
कि जी हम कमिटेड है कि हमारा जो है, पर अगर ये कर ले तो बात खत्म हो गई। अब जो कुछ हुआ वो अगेन उस तरफ से था, और हमारा जो आप जरा रिकॉर्ड निकाल लें, आपको मतलब सारा मीडिया में होता है कि हर हफ्ते कोई ना कोई हमें अपने भाइयों के जनाजे उठाने पड़ते हैं शहीद हुओं के। नो, दिस इज नॉट ऑन। वो उनकी तो कीमत ही नहीं है। तो ये तो सारी गुडविल है, एक तरफा नहीं हो सकती। तो ये हमारी सिर्फ एक चीज है, अगर वो हल हो जाए, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं प्राचा साहब, और यूएन के जितने ह्यूमैनिटेरियन कंटेनर्स थे उसकी हमने इजाजत दे दी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, मैंने फील्ड मार्शल साहब से बात की है, दोनों साइड्स को एग्री करवा के उसकी इजाजत दे दी है। और ये इजाजत दिए हुए मैंने जानबूझ के उस पर पब्लिक स्टेटमेंट या ट्वीट नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो चल पड़े, और भी हमारी वजह से नहीं, इजाजत उनको है, वो इसलिए नहीं चल रहे थे, वो डेमरिश को उस पर जो पड़ा हुआ है उसका मसला था। और वो वेयर हाउसेज एफपीआर के गवर्नमेंट के नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के वेयर हाउसेज हैं, उसमें भी उनकी हेल्प की है और कुछ माफ करवाया, कुछ किया, जो कुछ कर सकते हैं करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कि जल्दी ये वो अपने आप को अपने सरजमीन को इजाजत ना दें, कोई वहां से ना आए, तो फिर तो हम वो तो हमारे हमेशा से साथी रहे हैं, भाई रहे हैं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। ये है जी बैकग्राउंड। आज मेरा गला बैठ गया, ठीक है। गुजारिश ये है कि इतनी लंबी मीटिंग के बाद आपकी ये बात नहीं मानी जा सकती कि सवाल नहीं रखे जाए। सर, और मैं अनमाइंड तो तकरीर को कर नहीं सकता नहीं सर, मेरी सजेशन ये है, आई हैव अ प्रपोजल जी। एंड इट इज पॉसिबल, काइंडली लुक इनटू इट। दिस गवर्नमेंट इज इन द ऑफिस फॉर लास्ट 3 years and say about 9 months. मैं जानना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है कि इससे पहले जो 3 साल 9 महीने की इन दोनों गवर्नमेंट्स की जो फॉरेन फ्रंट पे, फॉरेन ऑफिस के फ्रंट पे और फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे जो परफॉर्मेंस रही है और जो सर्विस की गई है, जो बेड़ा गर्क किया गया है, इसका एक कंपैरिजन पेश किया जाए टू ए वाइट पेपर। क्या ये पॉसिबिलिटी लुक इनटू हो सकती है? ये है सजेशन। साले साहब जी, खत्म हो गए सवाल। अच्छा, मैं जवाब इजाजत है जवाब देने दी? नहीं, वो 6-7 नहीं करे, मैं भूल जाऊंगा। देखो, ये काम अब आपका है। स्टार्ट हमने किया था पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, तो वो है 39 महीने, वो कोई ना आपकी तरफ आ रहा था ना आपको बुला रहा था, आपकी किसी किस्म की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं थी कहीं। आप ये D8 की आप चौधार ले रहे हैं, ECU की ले रहे हैं, SCU की ले रहे हैं, UN की ले रहे हैं, काउंसिल में वो कहीं नहीं थे आप, ठीक है। ये अब ये मैंने आपको अपना रन डाउन ब्रीफ दे दिया पूरे साल का। नहीं, ये अब वो व्हाइट पेपर तुसी बनाओ ना, 3-4 बंदे मिलके। अच्छा सर, क्वेश्चन अब ये है जी कि फील्ड मार्शल ने एक MOU साइन किया है ईस्टर्न लीबियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इंप्रेशन ये दिया गया है कि लीबिया की रिप्रेजेंटेशन करता है यूनिटी गवर्नमेंट, और ये ईस्टर्न लीबिया जो है ये अंडर UN सैंक्शंस है। आपने क्या इसकी पॉसिबिलिटी देखी है कि इसमें कोई इशू तो नहीं बनेगा? अब दूसरा छोटा सा सवाल ये है कि क्या ये UAE के जो प्रेसिडेंट कल तशरीफ लाए थे, क्या उनका जो शेड्यूल है वो उनके प्रोग्राम जो पहले से तय था उसके मुताबिक हुआ? और तीसरा सवाल राजा साहब के हवाले से है कि यूके गवर्नमेंट ने ये कहा है पाकिस्तान के रिजॉइंटमेंट के बाद कि आप ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर को अप्रोच करें फॉर दैट ब्रैडफोर्ड इंसिडेंट। इज पाकिस्तान गोइंग टू आस्क इट्स हाई कमिश्नर टू प्रोसीड फॉर दैट? थैंक यू सर, आई एम सॉरी। नहीं, नॉट एट ऑल, यू आर ऑलवेज वेलकम साले जाफर साहब। ईस्ट लीबिया का जो आपने फरमाया, देखिए हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, और जब ग्लोबल चीज़ों को देखा जा सकता है तो आप अपना नेशनल इंटरेस्ट को उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जो फील्ड मार्शल साहब का MOU का जिक्र कर रहे हैं, दैट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। वी विल फेस वट एवर इफ समबडी हैज टू से समथिंग,
लेकिन शायद कल को वो फिर उनके आपस में मामला दे की कंट्री है। मैं लीबिया में रहा हूँ 76 77, आई वाज सीनियर ऑडिटर एंड एडवाइजर टू द लीबियन गवर्नमेंट अंडर कदाफी, आई नो द सिस्टम। तो शायद उनका आपस में रिप्रोचमेंट हो जाए और मामला ठीक हो जाए, फिर हम दोबारा तो हमें फिर वो देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को यानी लूज कर देंगे somebody else will take it, तो वो 2 दफा तो वो चीज़ नहीं खरीदेंगे जो उनको अब चाहिए। तो अगर उन्होंने किया तो यू नो वी आर फुली कॉन्शियस ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन, और उसमें आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन हैंडलिंग इट, एंड इंशाल्लाह दिस विल गो टू द लॉजिकल सक्सेसफुल कंक्लूजन। बाकी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का आपने कहा है कि उनका प्लान ब्रीफ ही था, क्योंकि इनका अपना हंटिंग का आपको पता है आते हैं, लेकिन पिछली विजिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने, कि आपने जब भी आना है आपने इस्लामाबाद जरूर आना है। तो वो इस्लामाबाद उन्होंने कल से उनकी हंटिंग यहाँ से जाने के बाद वो पहुँचे, ये पहले रहीम यार आ गया फिर वहाँ से आए, तो सीधा यहीं आए, उन्होंने अपना विजिट किया है। कोई नथिंग अनयूजुअल, यहाँ ऐसे विजिट भी हुए हैं एंड आई एम प्रीवी टू दैट, आपको भी याद करा दूंगा कि तैयब उर्दवान साहब एक दफ़ा स्टेट विजिट पे आए थे और सारे का सारा इसी तरह विजिट जो है नूर खान में हुआ था बेस पे। डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी वहाँ हुई थी, जैसे कल हुई हैं रिस्ट्रिक्टेड लेवल टॉक्स, खाना भी वहीं हुआ था और वहीं से वो गए थे। तो इट्स लाइक हेल्पिंग, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द वेदर, अगर वो 3:30 यहाँ से ना टेक ऑफ करते 3:30 4 के दरमियान, तो वो 5 सवा 5 5:30 मगरिब तक वो रहीम यार का लैंड ना कर सकते। तो जी तीसरा जो है बिल्कुल, वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू आवर हाई कमिश्नर साहब टू डू व्हाटएवर नीडफुल इज रिक्वायर्ड। और देखिए ये एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि वो कह रहे हैं आप ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर को राब्ता करें, तो ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट तो राब्ता नहीं होता ना, ये पहला स्टेप तो यही था, इसका जवाब आ गया। अब उसके नतीजे में जवाब भी उसको साथ दे, हमारी हाई कमीशन दे देगा और उससे राब्ता भी कर लेंगे, तो ये दिस ए लॉजिकल स्टेप। राशिदा सियाल आज़ाद डिजिटल से। सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तो आपने कुछ दिन पहले आपकी स्टेटमेंट थी कि सार्क की तर्ज की एक नई बॉडी जो है वो बनाई जा सकती है माइनस इंडिया। फरमाइएगा कि क्या इसका कोई स्पेस है और पोटेंशियल है कि खित्ते के ममालिक को साथ लेके स्पेशली चाइना बांग्लादेश तो सार्क की तर्ज की एक नई बॉडी बनाई जाए। सेकेंडली सर मिलिट्री डिप्लोमेसी हम पहली दफ़ा देखते हैं, सर उन्होंने 5 सवाल पूछ लिया, आप इतनी इजाज़त देते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी पहली दफ़ा हम देखते हैं कि बड़ी सक्सेसफुल तरीके से हुई, फील्ड मार्शल साहब भी गए अमेरिका भी डिफरेंट कंट्रीज में, कितना उनका रोल जो है वो डिप्लोमेटिकली आपको हेल्पफुल रहा इस पूरे साल में? थैंक यू। देखिए बस ये एक सेकेंड, देखिए मोहतरमा ये जो सार्क है, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी कि वो अल्टरनेट को बॉडी बना रहे हैं। मैंने ये ज़रूर कहा था कि हम ट्रायलैटरल्स करेंगे, जैसे हमने चाइना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान किया, जैसे अभी इंशाल्लाह होने जा रहा है चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश, और हम इस खित्ते के ममालिक को जोड़ेंगे ताकि आई डोंट यूज़ द वर्ड तक इंडिया मजबूर हो फिर या तो सार्क को चलने दे। दी ओनली कंट्री विच नॉट लेटिंग सार्क टू बी ऑपरेशनलाइज्ड इज आवर नेबर। आई डोंट नो, ये इकोनॉमिक ब्लॉक लीस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमिक ब्लॉक है इन द होल वर्ल्ड, सार्क जो है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। सार्क का पाकिस्तान की चेयर थी, मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, आई रिमेंबर 97-98, उस वक्त सीना वाजिद साहबा थी प्राइम मिनिस्टर, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। वहाँ मीटिंग्स भी हुई लेकिन उन्होंने इसका गला मोड़ रखा और अब भी आज तक हुई है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर अब हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को भी, आपने जी उनकी विल के मुताबिक। दूसरा जो सवाल आपने किया मिलिट्री डिप्लोमेसी, ऑफ कोर्स वी आर अ टीम एंड हम हर चीज़ पे आपसे मशवरा भी करते हैं, इसको आगे भी लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब को जितना कॉम्प्लीमेंट किया जाए कम है, कि इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज़ जो कि कनेटिक और जो आर्म फोर्सेस की हैं, वो उन्होंने बिल्कुल अपना भरपूर किरदार अदा किया है पाकिस्तान को के इमेज को आगे लेके जाने में। फिर उनकी जो अपनी मार्का हक की फतह है वो हैं हमारे अपना एयर चीफ हैं सिद्धू साहब हैं, हमारे नेवल चीफ है। तो ये सब ने जो 6 से 10 मई में पाकिस्तान का एक नाम दुनिया में रोशन किया है, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान
का एक अपस्केल हुआ है इसका कनेक्टिविटी विद द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। तो उनकी जो एफर्ट्स है उसको हम ना से अप्रिशिएट करते हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट हम एक दूसरे को करते हैं। आपने देखा कि अक्सर जो फॉरेन विजिट्स हैं जो इस रीजन में हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको साथ लेके जाते हैं कि वो भी चले और वो अपना सऊदीया हो, गल्फ कंट्रीज हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो या अमेरिका हो, तो हर जगह पे वो अपना, इवन चाइना जो हमारी लास्ट ईयर की जो मीटिंग्स थी तो उसमें भी उन्होंने साथ थे हमारे, जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग थी और डेलीगेशन लेवल प्रेसिडेंट शी के साथ। तो ये एक पार्टनरशिप है, ये मुल्क के लिए खुशाइंद है और पाकिस्तान एजेंडा इज पाकिस्तान, इसको आगे लेके जाना है। इसको जो एक सिक्लिकल प्रॉब्लम में फंसा रहता है, बूस्ट एंड बस साइकिल में फंसा रहता है, बूम एंड बस, उसको दूर करना, तो ये सारा एजेंडा सबका एक है। तो आई थिंक जितना कॉम्प्लीमेंट किया जाए उनकी एफर्ट्स को वो कम है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। आप अफगानिस्तान के हवाले से तो कुछ थोड़ी सी बात आपने कर दी है। एक मैंने पूछना था कि आपने वेलकम किया जो उलमा की रिजोल्यूशन जी जी और सरअब्दुल हक्कानी का बयान भी आपने उसको भी एक लिहाज से अप्रिशिएट किया और आपने कहा कि पाकिस्तान यही चाहता है। तो मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान इन दो इवन जिसका आपने खुद जिक्र किया, कोई CBM, कोई ऐसा एग्जाम जो कि फर्दर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, और क्या सऊदी अरब में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात को कंफर्म करते हैं? और आखिरी एक इंसानी मसला, तकरीबन 3000 पाकिस्तानी तलबा वो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। वहाँ किसी का फाइनल ईयर का मेडिकल का एग्जाम हुआ है और सर्दी वहाँ हुई हैं और उन्होंने वीडियोस जारी की है और आप लोगों से अपील भी की है। तो उन्होंने कहा कि अफगान गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू ओपन द बॉर्डर फ्रॉम देयर साइड, अगर कोर्ट ऑफ पे उन्होंने आना है, या उन्होंने कहा हमने फ्लाइट का इंतजाम करके क्योंकि वो टिकट खरीद नहीं सकते। तो कहीं इस हवाले से कोई आपका देखिए, जो आपने पहला सवाल किया भाई, उसमें बिल्कुल मेरी जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के बिहाफ पे वो आपके सामने हैं इसी साल में। लेकिन जो वजह बनी वो भी आपके सामने है कि ना सिर्फ उनको जो एक रिक्वेस्ट की थी उस पर अमल नहीं हुआ, बल्कि उसमें तेज़ी आ रही थी और बढ़ता जा रहा था। तो ये मजबूरी जब बनी तो फिर ऑब्वियसली जब वो सिचुएशन आती है तो फिर मटीरियल चीज़ें या ट्रेड या दूसरी चीज़ें जो है पीछे रह जाती। जहाँ तक आपने देखा कि हमारी तरफ से कोई गुडविल है, हमने अब UN के जो ह्यूमैनिटेरियन जो गुड्स के जो कंटेनर्स थे विच इज़ वेरी लार्ज इन नंबर, उसकी इजाज़त दे दी है। कुछ दोस्त ममालिक के कोई ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर जो अफगानिस्तान से गुजर के आगे जाने थे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। और जो आपने सवाल किया, मेरा ख्याल है ये अब ग्रेजुअली बिल्ट होगा। ये CBM ही है ना जो हमने भी किए हैं, लेकिन वो उनको अभी कुछ हमें देखना पड़ेगा कि इसके असरात क्या हैं। स्टैटिस्टिक्स तो आपको अवेलेबल हो जाएगी ना कि अब पिछले महीने क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, अब इसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट है। और कुछ उनको पता है कि कुछ हमारी जो आस्क है अगर वो पूरी हो जाए तो काफ़ी, इसी हवाले से ये को कुछ और हमारी आस्क है, इसी को हेल्प करने या इसी को कंट्रोल करने के लिए टेररिज्म को उसके लिए कुछ सेशन है। तो जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है वो भी कतर और टर्की की तरह किसी भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो सीरियसली अपनी इस चीज़ को जो उन्होंने एक फतवे में और एक अभी साजिद हक्कानी साहब के बयान में आई है, अगर इसको वो अमल करके 2-4 हफ्ते इस पर नज़र आ जाए विजिबल डिफरेंस, तो आई एम श्योर के हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब विल बी हैप्पी टू रिविजिट, और मैं भी उसमें अपना रोल अदा करूँगा। क्योंकि मैं आउट ऑफ वे जाके आफ्टर मैनी ईयर्स मैं जब गया था तो मैंने ये एफर्ट की थी और मैं बड़ा होपफुल था कि ये इंशाल्लाह पॉजिटिव, अभी भी मैं आई हैवंट लॉस्ट होप, इंशाल्लाह भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये मामला जल्दी हल होगा। लेकिन अब उन्होंने कम से कम नीयत ठीक कर ली है, जो कि कतर में या टर्की इस्तांबुल में वो लिखने तक नहीं आ रहे थे, अब खुद उन्होंने जब कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कंधार की भी एंडोर्समेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है जी।
तीसरी जो आपने फरमाया कि 3000 स्टूडेंट्स का, तो मेरे कॉलीग अपना अदनान साहब और ताहिर साहब अगर तफसील ज़रा इनको अपना शेयर कर लें, हमारे पास आई भी होगी तो हम उस पर उसको भी देख लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ हो सकती है वो हम उसके करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू स्पोक्सपर्सन। सर जस्ट अ क्विक फॉलो, आपने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पे तो कहा था कि अगर हमास को डिसआर्म करने का मुतालबा उसमें ना हो तो पाकिस्तान उसमें शमूलियत करेगा, तो क्या अभी इसमें मार्को रूबियो ने भी बात की है, तो क्या सर पाकिस्तान इस मुतालबे पर स्टैंड करेगा कि शमूलियत से मुतल्लिक कि अगर हमास को डिसआर्म करना हो तो पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा? थैंक यू। भाई ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग डीवेपनाइजिंग हमास। हम उनकी अपनी जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, वहाँ अमन रखने के लिए, वो हमारा उस हद तक है। जो मैंने आगे कहा था, आई स्टिल स्टैंड बाय टू द सेम स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब, इसी सवाल के हवाले से प्रिसाइजली पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी मीडिया रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान 3500 फौजी भेज रहा है और उसका शायद कोई फैसला भी हो गया। एक तो इस मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा कि बड़ी एक क्रेडिबल मीडिया आउटलेट से ये खबर आई है, बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट की तरफ से आई है खबर। दूसरा ये फरमाइए कि आपने जो अपनी एफर्ट्स बताई हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हमने देखा आपको, आप पाकिस्तान में काम ही रहे, कोशिशें आपने लोबी की और बड़ा उसके नतीजे भी हमने देखे, लेकिन हम देखते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बड़े मिसाली हैं और पाकिस्तान का नाम अब इज्जत से लिया जा रहा है। लेकिन जब हम पड़ोसियों की तरफ देखते हैं तो 4 में से 3 पड़ोसियों के साथ हमारी अमली तौर पर सरहद बंद है। ईरान के साथ जो सरहद बंद है वो हमारी ज़ाहिर इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है, जबकि भारत और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और साथ ही साथ आपने फरमाया कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग पे यकीन रखते हैं, तो 2027 में आप डिप्लोमेसी और डायलॉग का जो फार्मूला है छवि नहीं करना जी, तो कह रहे 2027 में एक साल छोटी है। अच्छा ठीक है। उसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी जो है ये इन प्रोसेस के साथ में आज़ाद सैयद साहब, सबसे पहले जो आपने फरमाया ना जी, ये मेरा ख्याल है कि अगर किसी क्रेडिबल मीडिया हाउस ने ये खबर दी है तो ये एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक, तो ये मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी क्लैरिटी है सिविल मिलिट्री लीडरशिप में, हम इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, आप एक चीज़ माइंड में रखें, आपके कर्जे बढ़ रहे 2 चीज़ों से। एक है आपका फिस्कल डेफिसिट, रुपया में जो होता है वो आपने कर्जे ही लेके पूरा करना, और दूसरा है आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से जो आपको हिट पड़े कर्जों में, क्योंकि आपके 130 बिलियन के एक्सटर्नल डेट भी है। आपको कहीं डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, आप पिछले साल का नंबर ले लें, ये 2 चीज़ें ऐड कर लें, अगर कर्जा आपको पता चलेगा वही कर्जा है, अनलेस कि कोई और तीसरी कोई चीज़ आ गई है विच विल अगेन डिस्टर्ब दैट। अगर आपने एक्स्ट्रा खर्च कर लिया 100 बिलियन तो आपको बजट डेफिसिट विल बी शोइंग इंक्रीज ऑफ 100 बिलियन दैन द बजटेड फिगर। तो ये मुश्किल नहीं है, 2 चीज़ें होती है कि आप डिवैल्यूएशन हिट करती है, तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हुई जिससे कि हमने कोई बहुत ज़्यादा कर्जे लेके तो कोई बहुत ज़्यादा फैलाव कर दिया है। आप देखें कि क्योंकि वो एक डिफरेंट बहस है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस बहुत कम रह चुकी है 2009-10 के बाद, क्योंकि आपने 1/5 ऑफ द पाई हैज शिफ्टेड टू द सूबास। अगर आपको याद हो तो 5% कलेक्शन चार्ज लेती थी फेडरल गवर्नमेंट, जो भी इकट्ठा करती थी 5% तो उसका होता था फॉर कलेक्टिंग एज कलेक्टिंग एजेंट्स, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते थे अपने, और 95 जो था वो 57.5 फेडरल एंड 42.5 जो है सूबे लेते। वो उल्टा हो गया 2009-10 के जो NFC हुआ कि 42.5 को 1 कर दिया, 42.5 को 57.5 कर दिया।
15% यहाँ इंक्रीज हो, 19% इंक्रीज इन द पाई was shifted to। अब उसने, मैंने कैलकुलेट किया रफली कि किस स्टेज के ऊपर जाके फेडरल गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट खत्म हो सकता। इफ यू स्टार्ट कलेक्टिंग करीबन 40,000 रुपए के टैक्सेस, ओनली देन यू विल ब्रेक इवन टू ये आपका जो बजट डेफिसिट है। तो आपका डेट सर्विसिंग वो एक बहुत बड़ी, मैंने जब छोड़ा था 2,000 बिलियन था, जब मैं वापस आया तो ये 10,000 बिलियन पे था। तो उसकी वजह ये कि 22% पॉलिसी रेट था। उसकी दूसरी वजह थी कि जो 101 रुपए का डॉलर छोड़ा था वो करीबन 280 पे था। ये सारी दो चीज़ें जो है ना वो फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, लेकिन हम इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में इकोनॉमिक टीम, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी टीम सारे लगे हुए हैं कि इसको हम कंटेन करें। देखिए अल्लाह का फजल रुपया स्टेबल है। आपके रिजर्व जो हैं वो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी रिस्पेक्टेबल पॉइंट पे आ गए हैं, ओवर 20 बिलियन पे आ गए। इसको हम कोशिश करेंगे इसको मजीद 30 से ऊपर लेके जाएं। तो एफर्ट्स हो रही हैं। वंस वो मटीरियलाइज यू विल सी कि थिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रूव, इंटरेस्ट विल फर्दर कम डाउन, इकोनॉमिक आपकी अपना परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, आपका जो जीडीपी ग्रोथ है उस तरफ चलेंगे। तो उस तरफ IMF प्रोग्राम की अपनी बहुत लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी हमारे ऊपर ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट के ऊपर लागू हैं। तो हम सब चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। थैंक यू। ठीक।